तो बीस टेम्पलर के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लॉन्ग दिन जो होता है वहाँ पर इनविजिबल बंदे के साथ फाइट कर रहा था। वहाँ पर एक वेसल होता है जो कि इनविजिबिलिटी की पावर को यूज कर सकता है। तो वो वेसल लड़की जो होती है वहाँ पर कहती है कि मैं इस लड़के को इसी तरह से मारने वाली हूँ, मैं इसे तरसा तरसा कर मारूंगी। लेकिन इसी के साथ ही खिड़की के अंदर से वहाँ पर से क्लाउड जो होता है वो अंदर आता है। क्लाउड अंदर आने के बाद वहाँ पर फैल जाता है और पूरे कमरे के अंदर फैलता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर सामने वो लड़की जो होती है इनविजिबल लड़की उस क्लाउड के साथ टकराकर विजिबल हो जाती है। वहाँ पर वो गायब हुई वेसल जो होती है अपीयर होती है, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने होते अपनी इनविजिबिलिटी की वजह से, क्योंकि उसे वहाँ पर कपड़े पहनेगी तो नजर आ जाएगी। इसी वजह से वहाँ लॉन्गलिंग जो होता है उसे देखने के बाद उसके नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि कैसे तो कपड़े नहीं पहने हुए, जबकि गावलिंग उसे कहता है कि लॉन्ग नीटियां तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इसको फिनिश करो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो अपने ड्रैगन से कहता है कि मुझे 10 पॉइंट की पावर दे दो, और 10 पॉइंट की पावर लेने के बाद जाकर वो सीधा एक पंच मारता है और एक ही पंच के साथ वो लड़की जो होती है पीछे दीवार के साथ जाकर टकराती है और इसी के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर थे, मैं तो यहाँ पर इस बारे में सोच भी नहीं पाई कि उन लोगों के पास इस तरह का भी एक वेसल हो सकता है जो कि अपने आप को इनविजिबल कर सकता है। इसी के साथ ही बटर रैबिट वहाँ पर अंदर आ जाता है। बटर रैबिट वहाँ पर आने के बाद अपनी मास्टर से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक हो, जल्दी से वापस चले जाओ, तुम्हें अपनी पोजीशन को यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए, जाकर अपनी पोजीशन को संभालो ताकि बाकी के सभी लोग यहाँ पर मेरे मैसेज को सुन सकें। और इसी के साथ वो वापस चली जाती है। जबकि नेक्स्ट सीन जो है वेस्ट साइड का दिखाया जाता है। तो वेस्ट साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर पांडाचान काफी बुरी तरह जख्मी होता है, लेकिन दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि वैसे लड़की वाइनी जो होती है उसकी हालत भी काफी ज्यादा बुरी होती है। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा पांडा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से मुझे काउंटर कर सकता है। तो वो भागना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरे पीछे मत आना, मैं यहाँ पर से जा रही हूँ। लेकिन इसी के साथ ही सिस्टर जूही से कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकते, और इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे वहीं पर नीचे गिरा देते हैं। जबकि दूसरी तरफ से नॉर्थ साइड का सीन दिखाया जाता है। नॉर्थ साइड का सीन दिखाता है कि हमारा ब्रदर डांडाई जो होता है अभी भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू स्टेज के अंदर होता है। जबकि आरती जो होता है वो ग्राउंड के अंदर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उनसे कहता है कि तुम सभी कमजोर नस्ल के इंसान हो, मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तो ब्रदर ज़ेंग कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो ब्रदर डांडाई के ऊपर अटैक आ रहा है, हमें जाकर उसे बचाना होगा। तो ब्रदर ज़ेंग वहीं पर उसके सामने खड़ा हो जाता है ताकि वहाँ पर अपनी बॉडी के साथ उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो पत्थर उड़ते हुए सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही वो सारे के सारे पत्थर वहीं पर कट जाते हैं, क्योंकि शैडो कैट जो होती है वो इंटीग्रेशन स्टेज के 6 लैब पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेती है और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है। टेलीपोर्ट करने के बाद उसकी रेंज भी अब बढ़ चुकी है और वो अर्थी के करीब जाने के बाद उसके मुंह के ऊपर फिर से पंजे से अटैक करती है। हालांकि उसने अपने चेहरे के ऊपर वहाँ पर अर्थ की शील्ड को एक्टिवेट किया होता है, लेकिन वो नहीं बच पाता। उसके पंजे का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो मर जाता है। नेक्स्ट सीन जो होता है हमें इस साइड का दिखाया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रो होता है। तो इलेक्ट्रो ने वहाँ पर अपने सामने वाले जितने बेस्ट होते हैं सभी को बहुत ही बुरी तरह से झटका दिया होता है, क्योंकि उसके पास उसने जब अपनी बैटल बॉडी को एक्टिवेट किया था तो वो बिल्कुल यहाँ पर एक इलेक्ट्रो की तरह काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और ऊपर से जाकर उनके ऊपर ठंडा बरसा रहा होता है। तो किंग फेंग जो होता है वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर सेंसिटिव रिएक्शन की वजह से काफी जख्मी हुआ हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर इस फाइट को खत्म करना ही होगा, कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ पर हार नहीं मान सकते। जबकि इलेक्ट्रो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर खड़े रहकर क्या कर रहे हो, तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो बाकी सभी की तरह। और इसी के साथ ही हमारा किंग फेंग जो होता है वहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसकी जो बेस पावर्स है वो कहाँ से आती है, इसके पेट से आती है। इसी वजह से अपने पेट के इर्द गिर्द एक शील्ड बना रखी थी, एक लोहे की मेटल की शील्ड पहनी हुई थी। मुझे लगता है कि अपने पेट को ये प्रोटेक्ट कर रहा था, तो अगर मैं इसकी बैली के ऊपर अटैक करता हूँ तो हो सकता है कि इसे हराया जा सके। तब इलेक्ट्रो वहाँ पर अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है ताकि उसके ऊपर एक शuriken को फेंक सके अपने थंडर के साथ इम्ब्यूड करके। इसी के साथ ही किंग फेंग जो होता है वो अपने बेस को इशारा करता है और उसका बेस जख्मी हालत में ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है, लेकिन वहीं पास एक सोनिक वेव के साथ अटैक करता है। वो सोनिक वेव जो होती है सीधी जाकर इलेक्ट्रो की बैली के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर लोगों ने 4 वेसल्स को सबड्यू कर लिया, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही वेसल बचता है जो कि मेन डोर के ऊपर था, यानी कि बियर अब बचता है। तो गावलिंग कहती है कि अब सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रूडर बचा है, बाकी के सभी इंट्रूडर्स को यहाँ पर रोक लिया गया है। गावलिंग कहती है कि जूनियर ब्रदर ल्यू मैं यहाँ पर बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने ओपोनेंट को यहाँ पर वो सबक सिखाओगी कि वो दोबारा कभी हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और इस पर से नेक्स्ट सीन जो होता है साउथ मेन हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर बियर जो होता है वो देखने के बाद काफी हैरान होता है, क्योंकि हमारा ल्यू फेंग ने बैटल स्टार्ट होती है अपनी वेल को रिलीज कर दिया होता है। तो वो वेल को देखने के बाद कहता है कि तुमने अभी से यहाँ पर अपनी वेल को रिलीज कर दिया और ऊपर से ये डिवाइन फेज में पहुंच चुकी है। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम यहाँ पर इसको डिवाइन फेज कर रहे हो, यानी कि तुम मेटामॉर्फोसिस को डिवाइन फेज कह रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हारे नामों की वजह से काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि हो सकता है कि डिवाइन फेज पता नहीं कौन सा लेवल हो, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि डिवाइन फेज क्या है। विगोर स्टेज का मतलब इंटीग्रेशन स्टेज है और यहाँ पर डिवाइन फेज का मतलब मेटामॉर्फोसिस स्टेज। इसका मतलब है कि तुम मेरी प्यूनी से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते। और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इससे ज्यादा कर सकते हैं, हम लोग तुम्हारे बेस से ज्यादा पावरफुल हैं। पियर उसे कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के साथ कल्टीवेट करता रहा हूँ ताकि मैं एक दिन वेल को अपने हाथों से मार सकूं। हम वेसल्स के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी अगर हम लोग एक वेल को अपने हाथों से मार सके। लेकिन इसी के साथ वेल अपनी पूंछ के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, तो एक ही अटैक के साथ वो पीछे जाकर गिरता है और गिरने के बाद वो कहता है कि तुम कितने घटिया हो, मैं जहाँ पर भी बात कर रहा था और तुमने बात के दौरान ही मेरे पर अटैक कर दिया। और साथ ही वो अपनी बेस मोड को एक्टिवेट करता है। जैसे वहाँ पर अपनी बेस फड़ी को एक्टिवेट करता है तो वो कहता है कि अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हूँ और मैं तुम्हारी बेस को यहाँ पर अपने दांतों के साथ चबा कर ही मार डालूंगा। लेकिन इसी के साथ ही हमारी प्यूनी जो होती है वो आगे बढ़ती है और वेल जाकर उसके कंधे के ऊपर बाइट कर लेती है। तो जैसे वो उसके कंधे के ऊपर बाइट करती है, इसी के साथ ही वो भी
पायलट जो होता है वहीं पर गिर जाता है और गिरने के बाद वहीं पर वो ढेर हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है, मरता नहीं है। बस एक सीन में ड्रैगन और नुत्सु का भी दिखाया जाता है। ड्रैगन और नुत्सु जो होते हैं वो अलायंस के लोगों को अपने साथ लेकर आ रहे होते हैं, तो मास्टर लू उनके साथ होते हैं अलायंस की तरफ से। वो एक काउंटी है तो वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए होते हैं, लेकिन मास्टर लू से कहता है कि हम तुम्हारे इंटेल के ऊपर भरोसा करके यहाँ पर आए हैं, लेकिन अगर वहाँ पर जाने के बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो फिर इस बारे में सोच लेना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम्हें वाकई में लगता है कि वेसल्स यहाँ पर एक थर्ड लीग के सेक्टर के ऊपर अटैक करेंगे, उन लोगों को यहाँ पर थर्ड लीग के सेक्टर से क्या चाहिए होगा। ड्रैगन उसे कहता है कि यहाँ पर ज्यादा सवाल मत पूछो, जिस तरह से हम लोगों ने आपस में डील की थी उसी की तरह तुम यहाँ पर आगे बढ़ो, हमारा साथ दो। तो लू से कहते हैं वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी स्क्वाड के लोग यहाँ पर हमारी मदद लेने के लिए आएंगे, क्योंकि तुम्हारी स्क्वाड हमेशा सेपरेटली काम करती है। इसी के साथ उन्हें वहाँ पर सामने सेक्टर दिखाई देता है, लिंग्जाओ क्लैन के अंदर से वहाँ पर धुआं उठ रहा था, तो वो कहते हैं लगता है कि ये बहुत ही बुरा है, वहाँ पर तो पहले से अटैक हो चुका है जिसकी वजह से वहाँ पर से आग की लपटें उठ रही हैं। तो ड्रैगन कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो, हम लोग यहाँ पर और ज्यादा लेट नहीं हो सकते। लेकिन नुत्सु को वहाँ पर कैप्टन जुई की पड़ी होती है, तो मास्टर लू कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हारी जो इंटेल थी वो काफी ज्यादा हद तक ठीक थी, यानी कि यहाँ पर वेसल्स ने अटैक किया है। और इसी के साथ ही क्योंकि वो साउथ की तरफ से आगे बढ़ रहे होते हैं, वहीं पर उन्हें सामने बड़ी वेल दिखाई देती है। इतनी दूर से इतनी बड़ी वेल को देखना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, जो देखने के बाद उन सभी को एक झटका लगता है। तो नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे ल्यू फेंग ने अभी तक उन लोगों को नोटिस नहीं किया होता, तो वो अपनी वेल से कहता है कि वेला बस करो, इसको मारना नहीं है। तो उसके दांत जो होते हैं उसकी बॉडी के अंदर गड़े होते हैं और वो बेहोश हो चुका होता है। तो हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि हमें इसे जिंदा रखना है ताकि हम लोग इसके पास इन्वेस्टिगेशन ले सकें। तो जैसे वहाँ पर वो अपने वाटर बबल के साथ उसको रैप करता है ताकि वो उसे बाइंड कर सके, और साथ ही वो प्योनी से कहता है कि अब जल्दी से तुम्हें वापस लेना होगा, क्योंकि हमें बाकी की वार जोन में जाकर उन लोगों का साथ देना होगा। क्या पता उन लोगों ने अपनी वॉर्स को खत्म किया या नहीं, उनकी फाइट खत्म नहीं होंगी। तो जैसे हमारा ल्यू फेंग जो होता है उसे वहाँ पर अपने रिंग के अंदर रखने लगता है। इसी के साथ उसकी नजर वहाँ पर पड़ती है बड़े से एल्फ के ऊपर, तो वो कहता है ये क्या, ये तो वेसल हंटर के एल्व्स है और इसके साथ साथ यहाँ पर अलायंस के लोग भी हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये यहाँ पर क्या कार्य है, और साथ ही वो प्योनी को जल्दी से जल्दी अपने रिंग के अंदर रख लेता है। तो जैसे वहाँ पर उसको रख लेता है, इसी के साथ ही वो लोग भी वहाँ पर लैंडिंग कर आते हैं। तो हमारा ल्यू फेंग ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उन लोगों ने यहाँ पर इस चीज को देखा नहीं, और ल्यू फेंग ने भी यहाँ पर पूरी कोशिश की उनको यहाँ दिखाई दे। तो मास्टर लू वहाँ पर आने के बाद से कहता है कि मास्टर जुन जुनसी, सॉरी माफ करना, मैं तुम्हें जुन जुनसी कह रहा हूँ, असल में तुम्हारा नाम तो ल्यू फेंग है। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग घबराहट के मारे वहाँ पर पसीने छोड़ रहा था और उसे कहता है कि प्रिंसिपल लू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और साथ ही वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। मैं यहाँ पर इस बात को इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि इन लोगों ने मेरी वेल को देखा ना हो, क्योंकि ये लोग ऊपर से यहाँ पर नीचे की तरफ ही देख रहे थे और साफ वहाँ से दिखाई देता है कि मेरे पास एक वेल थी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई मिरेकल हो गया और इन लोगों ने मेरी वेल को ना देखा हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 123 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में इन लोगों ने वेल को देख लिया है, और वो तुम्हें पता ही है कि उन लोगों ने देख ही लिया है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग 20 टैबलेट के एपिसोड 125 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर लू जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि फेंग मैंग ल्यू कहां पर, उसे हमारे साथ चलना होगा। गावलिंग उसे कहती है लेकिन मास्टर लू आपको यहाँ पर ल्यू फेंग क्यों चाहिए, आप उसे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहते हैं। तो मास्टर लू से कहता है क्योंकि वो यहाँ पर की फाइट का विटनेस है, इसी वजह से हम उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अभी सही कंडीशन में, बाकी के सभी लोग यहाँ पर काफी हद तक जख्मी है। तो गावलिंग कहते तो फिर ठीक है मैं सभी लेकर आती हूँ। इसी के साथ ही वहाँ पर अंदर आती है और कहती है कि ब्रदर ल्यू तुम यहाँ पर चुपे क्या कर रहे हो, तुम बाकी सभी के साथ वहाँ पर बाहर क्यों नहीं हो, चलो जल्दी से आ जाओ, वो लोग तुम्हारी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। जबकि मां ल्यू फेंग उसे चुप रहने का इशारा करता है, कहता है शांत हो जाओ, यहाँ पर मेरा नाम मत लो, उन्हें मेरी वेल के बारे में पता चल चुका है, उन्होंने वेल को देख लिया। तो ये बात सुनने के बाद गावलिंग को भी झटका लगता है। तो मां ल्यू फेंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, अलायंस के लोग मुझे यहाँ पर किडनैप, मुझे अरेस्ट कर लेंगे। एक बार उन्होंने मुझे यहाँ पर अरेस्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर मेरी वेल को भी एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि वेल को एग्जीक्यूट करने के ऑर्डर्स उन लोगों ने पहले से जारी किए हुए हैं। गावलिंग उसे कहते तो फिर जल्दी से सोचो कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या तुम यहाँ पर अपने डॉगी चान को यूज करके सभी की मेमोरीज को मिटा नहीं सकते। तो मां ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, अगर मैं यहाँ पर अलायंस के काउंटी ऑफिसर के ऊपर अपने डॉगी की सूसू करूंगा तो फिर तो मुझे यहाँ पर सजाए मौत मिलेगी। गावलिंग उसे कहते तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से भाग जाना चाहिए और कहीं पर जाकर छुप जाना चाहिए। तो मां ल्यू फेंग उसे कहता है कि ऐसी बात मत करो, अगर मैं यहाँ पर से भागकर चला जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर पूरे के पूरे लिंग्जाओ क्लैन को ही बैन कर दिया जाएगा। लिंग्जाओ क्लैन के ऊपर एक खतरा मंडलाने लगेगा, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर एक क्रिमिनल का साथ दिया और उसके बाद उसे यहाँ पर से भागने दिया। फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसको फेस करना ही पड़ेगा। गावलिंग उसे कहते हैं लेकिन अगर तुम यहाँ पर से भागकर नहीं जाओगे तो फिर वेल को यहाँ पर मरना पड़ेगा। दूसरी तरफ से मास्टर लू से कहता है कि यंग हीरो ल्यू मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ पर बाहर आ जाओ। चाहते हो कि मैं यहाँ पर सभी लोगों के सामने यानी तुम्हारे सेक्टर मेंबर्स के सामने भी तुम्हारे सीक्रेट को बता दो, क्योंकि लगता नहीं है तुम्हारे सेक्टर के किसी मेंबर को तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता है। तो ल्यू फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम ऐसा मत करना और जल्दी से वो बाहर आ जाता है। तब किसी के साथ ही जीजू चिल्लाकर उसे कहती है कि बस बहुत हो गया, आप एक काउंटी ऑफिसर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर किसी को उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर किसी मॉन्स्टर को पालने की इजाजत नहीं दे सकते। ये कोई क्राइम तो नहीं है अगर उसने यहाँ पर एक ऐसे मॉन्स्टर को पाल लिया जिसे यहाँ पर लीगली नहीं रखा जा सकता, यहाँ पे जिसे पाला नहीं जा सकता, जिसे अपना पालतू नहीं बनाया जा सकता। वो यहाँ पर सनफ्लावर की बात कर रही होती है उसे, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक सनफ्लावर रेफ्लेसिया मॉन्स्टर है जो कि हमारे ल्यू फेंग की तशरीफ के अंदर रहता है। तो लू से कहता है कि तुम यहाँ पर कौन सी बात कर रही हो, कौन से प्राइवेट पार्ट की बात कर रही हो, कौन से तशरीफ की बात कर रही हो, मैं तो यहाँ पर समझ नहीं पा रहा। इसी के साथ ही ज़ैंग और ज़ाओ दोनों चिल्लाकर उसे कहते हैं कि हाँ ये किसी भी तरह से कानून के खिलाफ नहीं है, आप यहाँ पर किसी को एक ऐसा मॉन्स्टर रखने की वजह से उसे जेल में नहीं डाल सकते और आप यहाँ पर उन्हें लेकर नहीं जा सकते। हम सभी लोग यहाँ पर इस बात का विरोध करेंगे। तो इसी के साथ ही ल्यू फेंग कहता है कि इन सभी को क्या हो गया है, यहाँ पर कौन से प्राइवेट पार्ट यहाँ पे तशरीफ की बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। किसी के साथ ही ड्रैगन आगे बढ़ता है और ल्यू फेंग से अकेले में बात करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर इस वेल का क्या चक्कर है, तुमने यहाँ पर एक वेल को पाल रखा है, तो क्या यहाँ पर वैसल तुम्हारी वेल की वजह
वजह से अटैक करने के लिए आ रहे हैं। लियू फेंग उसे कहता है कि अगर सच्ची बताऊं तो यही बात है। तो ड्रैगन कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हो? तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि हाँ, ये बात वाकई में सच है कि वेसल जो है वो यहाँ पर वेल को मारने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले जो वेसल था वो यहाँ पर वेल को मारने के लिए आया था, उसका निशाना वेल ही था, इसी वजह से वो मैं लिंगजाओ क्लैन के ऊपर बार-बार अटैक करते हैं। सुनने के बाद ड्रैगन उसे कहता है कि जब मैंने पहली बार तुमसे पूछा था तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो लियू फेंग कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं था और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वेल के खिलाफ यहाँ पर किल ऑर्डर जारी किया गया। अगर तुम्हें बता देता तो तुम सभी लोग उसे मार डालते। फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ? मैं यहाँ पर अपनी वेल को छुपाने की कोशिश कर रहा था, मैंने पूरी कोशिश की ताकि मैं अपनी वेल को यहाँ पर सभी से बचा सकूं। तो ड्रैगन उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर चुपचाप हमारे साथ चलना चाहिए, तुम इसे और ज्यादा नहीं छुपा सकते क्योंकि बहुत ही जल्दी पूरी दुनिया को इस बारे में पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी वेल पहले यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंच चुकी है। मेरा अलायंस के साथ पहले से एक समझौता हो चुका है, तो समझौते के मुताबिक मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी वेल को बचाने की। मैं तुम्हें और तुम्हारी वेल को वहाँ से सेफली बाहर निकाल दूंगा, मेरे पर भरोसा करो। हमें फिलहाल के लिए इनके साथ चलना ही होगा, तुम्हें इनके साथ चलना पड़ेगा। वहाँ पर जाने के बाद हम सोचेंगे तुम्हारी वेल को कैसे बचाना है। तो लियू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तो लियू फेंग ड्रैगन के साथ वहाँ पर से बाहर आ जाता है। तो जैसे लियू फेंग वहाँ पर बाहर आता है तो वो तीनों एक साथ चलाकर कहते हैं सीनियर ब्रदर लियू, आप दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेनर हैं, आप सबसे बेस्ट टीमर हैं, आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम भी आपके नक्शे कदम पर चलेंगे और कल को हम लोग भी यहाँ पर उसी से बीच को अपने प्राइवेट पार्ट में जरूर पालेंगे। दुनिया आपके बीच के बारे में क्या है क्यों ना सोचती हो, लेकिन हमें आपके पर पूरा भरोसा और हम आपके पर फख्र करते हैं। लियू फेंग जो होता है वो चुपचाप जाकर उनके एल्फ के ऊपर जाकर बैठ जाता है और वो ड्रैगन उसके साथ ही होता है। तो ड्रैगन गावलिंग से कहता है कि लीडर गांव को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी मैं यंग मास्टर को यहाँ पर छोड़ जाऊंगा, मैं वापस छोड़कर जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर से निकल जाते हैं। तो ज़ेंगी वहाँ पर आता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, अलायंस के लोग यहाँ पर से ब्रदर लियू को अपने साथ क्यों ले गए और हथकड़ियां क्यों लगी हुई थी? थोड़ी देर के लिए वहाँ पर ब्रेक थ्रू के लिए क्यों चला गया? तो यहाँ पर तो कुछ उलट पुलट हो गया, पूरे सेक्टर में तबाही मची हुई है, यहाँ पर हुआ क्या? तो ब्रदर डार्डने से कहता है क्या तुमने ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया? ज़ेंगी से कहता है कि नहीं, मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक दो बार और वहाँ पर जाऊंगा तो मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ? लेकिन इसी के साथ ही डांडा अपनी कैट को उसके सामने करता है और कहता है देखो तो जरा, मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तो ज़ेंगी बेचारा सबसे पीछे रह जाता है। तो ज़ेंगी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने ब्रेक थ्रू नहीं किया, मुझे चेक करने दो। और इसी के साथ ही वो उसकी कैट को रब करता है, यानी वो उसे जब गुदगुदी करता है तो यहाँ पर सेंसरी कनेक्शन खत्म हो चुका है, तो डांडा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज़ेंगी को झटका लगता है। ज़ेंगी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं सबसे पीछे कैसे रह सकता हूँ? तो वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर एक स्टेप दूर में अभी जाता हूँ, जाकर फिर से ट्राई करता है और वो फिर से भागकर अंदर चला जाता है। गावलिंग उन सभी लोगों से कहते हैं कि अब जाकर तुम सभी लोग यहाँ पर इस फाइट की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो, मुझे लगता है कि सभी को रेस्ट करनी चाहिए। हम लोग मीटिंग कल सुबह करेंगे और कल सुबह में यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी और साथ ही तुम सभी लोगों का भी पूछूंगी कि तुम सभी लोग ठीक हो या नहीं। नॉविस और इसके साथ नुत्सु दोनों भी तक यहीं पर होते हैं। तो नॉविस कहता है कि अब मुझे भी यहाँ पर से चलना चाहिए। तो हमारी गावलिंग उसे कहती है रात अभी काफी हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए, तुम लोगों ने भी यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत की है, क्यों ना तुम यहीं पर रुक जाओ। नॉविस उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर आपके ऑफर के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे जाना ही होगा। जबकि नुत्सु कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। तो मुझे कहता है नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते, मुझे एल्फ किंग माइनिंग साइट के ऊपर जाना है। तो नुत्सु कहती है अगर तुम्हें जाना है तो फिर चले जाओ ना, मैं तो यहीं पर रुकने वाली हूँ। तो ड्रैगन के वापस आने का यहीं पर इंतजार करूंगी और साथ ही वो जाकर सिस्टर जुई के साथ चिपक जाती है और कहती है मैं कैप्टन जुई के साथ यहाँ पर रुकूंगी और उनके साथ ही सोऊंगी। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है। तो मास्टर लू जो होते हैं वो सभी को लेकर वापस आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वो अपने सोल्जर से कहता है कि इन वेसल्स को ले जाओ, जाकर इन्हें इम्प्रिजन कर दो, इनके ऊपर खास नजर रखना, कोई भागने की कोशिश ना करे। साथ ही वो लियू फेंग से पूछते हैं कि यंग मास्टर लियू मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर इस बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है, तो क्या तुम यहाँ पर अपनी वेल को एग्जीक्यूट खुद करोगे या फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए काम करें, क्योंकि तुम्हें पता है कि वेल को पालना एक बहुत बड़ा क्राइम है। लियू फेंग चलाकर से कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। प्रिंसिपल लू, आपको मेरी बात को समझना होगा। उस वक्त वेल ने जो कुछ भी किया जिसकी वजह से ये किल ऑर्डर जारी हुआ था, उसे ज़ॉम्बीफाइड किया गया था, किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी जिसकी वजह से उसने अपने मास्टर को मार दिया और साथ ही काफी सारे लोगों की जान ली। लेकिन वेल जो है ये एक निर्दोष प्राणी है, आप लोग इसको इस तरह से नहीं मार सकते। तो आपने अनफेटेड विलेज के अंदर जहाँ पर ग्रीन मॉन्स्टर अपीयर हुआ था वहाँ पर भी तो काफी सारे ज़ॉम्बीफाइड मॉन्स्टर थे, आपने इस बात को कंफर्म तो किया होगा क्योंकि आप भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे। तो मास्टर लू से कहते हैं कि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो टॉप लीग में शामिल है, यानी कि जब तक तुम्हारे पास टॉप लीग की अथॉरिटी नहीं है तब तक उस इन्फॉर्मेशन को हासिल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम्हें लिंगजाओ क्लैन का नाम चेंज करके लिंगजाओ डिटेक्टिव्स रख देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर टॉप लीग इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? चलाकर से कहता है क्योंकि मैं वहाँ पर था, मैं अनफेटेड विलेज में था और वहाँ पर मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बीफाइड मॉन्स्टर्स को भी देखा था और मुझे लगता है कि तुमने भी देखा होगा, लेकिन बस यहाँ पर तुम मेरा साथ देने को तैयार नहीं हो। मास्टर लू से कहते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर वेल को मारने के ऑर्डर्स को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वेल को मारने के जो ऑर्डर्स थे वो यहाँ पर जारी किए गए थे हेडक्वार्टर से और अभी भी यहाँ पर वो नाफिज है। इसका मतलब यह है कि कोई भी वेल अगर हमें दिखाई देगी तो उसे मारा जाएगा। हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो तुम यहाँ पर अपनी वेल को अपने हाथों से मार डालो या फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हारी वेल को मारेंगे। हम लोग अपनी एपिसोड 125 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वेल को मार दिया जाएगा या फिर यहाँ पर से कोई रास्ता मिल जाएगा अपनी वेल को बचाने का। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट एम्परर के एपिसोड 126 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि मास्टर लू जो होते हैं हमारे ली फैंग वहां पर दो ऑप्शंस देते हैं। उसे कहते हैं या तो अपनी बेस को यहाँ पर खुद मार डालो, जहाँ पे तुम्हारी बेल को हम लोग यहाँ पर मार डालेंगे। जबकि इसी के साथ कैप्टन ड्रैगन वहाँ पर बीच में आ जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ निगोशिएट करने की जरूरत है। वो ल्यू फैंग से कहता है कि ल्यू फैंग तुम पीछे रहो, मैं इसे बात करता हूँ। जब किसी के साथ ही मास्टर लूज की तरफ आगे बढ़ता है, उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बीच में क्यों पड़ रहे हो, क्या तुम यहाँ पर इसकी जगह के ऊपर मेरे सामने भीख मांगने वाले हो कि मैं इसकी वेल को छोड़ दूं। तो ड्रैगन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी से कोई भीख नहीं मांगने वाला। ये लड़का यहाँ पर तुम्हें फैक्ट ही बता रहा है। वेसल जो है वो यहाँ पर इसकी वेल के पीछे है। अगर वो यहाँ पर इसकी वेल के पीछे है तो इसका मतलब यह है कि वो वेल को हर कीमत पर मारना चाहते हैं। अगर वो यहाँ पर वेल को मारना चाहते हैं तो इस बात का मतलब यह है कि वेल उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ल्यू फैंग कहता है कि हाँ, ये बात वाकई में सच है कि अगर वेसल यहाँ पर इसको मारना चाहते हैं तो फिर तुम लोग जाकर वेसल को जाकर इंटरोगेट करो ना कि वो वेल को क्यों मारना चाहते हैं। मास्टर लू से कहता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर इसे क्या निकालना चाहते हो। तो मास्टर ड्रैगन से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर वेसल वाकई में वेल को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उन्हें वेल से खतरा है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेल बची है, क्योंकि बाकी ये सभी कैटफिशेस को तुमने मार दिया था। वो सारी कैटफिशेस मर गई हैं। अब यहाँ पर कोई भी वेल में चेंज नहीं हो सकती। इसी वजह से यहाँ पर वेल से खतरा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वेल को जिंदा रखा जाए। तो मास्टर लू कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर दोनों के दरमियान में कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा। तुम ड्रैगन उसे कहता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर बेवकूफ हो या फिर तुम यहाँ पर जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहे हो। उसी के साथ ही उसे कहता है कि इसी तरह गुस्से के साथ मुझसे बात करते रहो। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर आपस में बहस कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के सभी लोग यहाँ पर हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तो वहाँ पर बाकी के सभी सोल्जर्स होते हैं उनकी तरफ देख रहे होते हैं। ड्रैगन उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि ये हमारा साथ देने की कोशिश कर रहा है। तो ड्रैगन उसका साथ देते हैं, वहाँ पर फिर से चलाना शुरू कर देता है और बाकी के सोल्जर्स कहते हैं लगता है कि वो लोग आपस में बहस कर रहे हैं। तो मास्टर लू कहते हैं कि मैं यहाँ पर अलायंस की तरफ से तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी अलायंस जो है वो काफी ज्यादा करप्ट हो चुकी है। हमें इतना पता है कि हमारी अलायंस के अंदर एक वेसल आ चुका है, एक वेसल है जो कि यहाँ पर हमारी अलायंस के लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो मडफिश को मारने के ऑर्डर थे वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाले थे, क्योंकि मडफिशेस को एक वेल की वजह से पूरी की पूरी मडफिश की प्रजाति को खत्म कर देना, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस ऑर्डर है? लेकिन इसके बावजूद इस ऑर्डर को जारी किया गया। मैं तो तब से लेकर अभी तक यहाँ पर इसके ऊपर शक कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि किसी वेसल ने यहाँ पर ये सब कुछ करवाया है। अनफेटेड विलेज की बात की जाए तो वहाँ पर भी केस बहुत ज्यादा सिमिलर था। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौतें हुई, लेकिन वो इस लेवल का केस नहीं था कि टॉप लीग की सिक्योरिटी की जरूरत पड़े। लेकिन अलायंस में से किसी ने यहाँ पर ऐसा किया कि किसी ने जानबूझकर यहाँ पर उसको टॉप लीग की अथॉरिटी में डाल दिया। यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि वेसल्स के साथ रिलेटेड रहे हैं, लेकिन उन सभी केसेस को यहाँ पर टॉप लीग में डाल दिया गया, जहाँ फिर उन सभी को दबा दिया गया। मुझे लगता है कि हमारी अलायंस के अंदर कोई गद्दार है। यहाँ पर उस वेसल को, यहाँ पर उस गद्दार को पकड़ना चाहता हूँ जो वेसल्स के साथ मिल चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर स्टक हो चुका हूँ। मैं यहाँ पर से आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो क्या तुम लोग यहाँ पर मेरी मदद करोगे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में? ड्रैगन उसे कहता है तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें, लेकिन तुम यहाँ पर वेल को मारना चाहते हो। मास्टर लू लोगों से कहते हैं कि मैं यहाँ पर अगर तुम्हें सच्ची बताऊं तो मैं वेल को नहीं मारना चाहता। वो एक बहुत ही रेयर प्रजाति है और अब यहाँ पर वो अपनी नस्ल की आखिरी बची है, तो कौन उसे मारना चाहेगा? लेकिन जो वेसल्स हैं, अब जबकि उसकी वेल एक्सपोज हो चुकी है तो उस वेसल्स को भी इस बारे में पता चल गया होगा और वो लोग वेल को मारने के लिए यहाँ पर अलायंस की तरफ से हमारे पर दबाव डालने वाले हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसी बात को यूज करने वाला हूँ। मैं इसी बात को यूज करते हुए यहाँ पर उस वेसल को पकड़ने वाला हूँ या फिर उस गद्दार को पकड़ने वाला हूँ जो कि वेसल की तरफ से, सॉरी, हमारे अलायंस की तरफ से उनका साथ दे रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर वेल को बचाना है तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें इस किल ऑर्डर को खत्म करना होगा। अगर हम इस बात को साबित कर दें कि वो किल ऑर्डर किसी स्पाई ने यहाँ पर जारी करवाया था तो तुम्हारी वेल जिंदा बच जाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम्हें इस अंडरकवर एजेंट को पकड़ कर लाना होगा जो कि अलायंस में वेसल्स के लिए काम कर रहा है और तुम यहाँ पर अपनी वेल को लेकर जा सकते हो। तुम्हारा ल्यू फैंग कहता है तो फिर ठीक है, मैं जो करने को तैयार हूं। इसी के साथ ही मास्टर लूज के मुंह पर पंच मारते हैं, साथ ही चलाकर अपने गार्ड से कहता है गार्ड जल्दी से यहाँ पर आओ, इस बेवकूफ लड़के को पकड़ो और इसे जाकर जेल में बंद कर दो जब तक कि मैं यहाँ पर इसे आजाद करने के ऑर्डर्स नहीं देता। और इसी के साथ ही ल्यू फैंग की आंख जो होती है वो जेल में खुलती है। तो ल्यू फैंग कहता है कि मुझे कितने दिनों तक यहाँ पर रखा जाएगा? कल से मैं यहाँ पर सो रहा हूँ जब से मुझे यहाँ पर पंच पड़ा है। ल्यू फैंग के उसी के साथ ही साइड के ऊपर से आवाज आती है, एक लड़की वहाँ पर आती है जो कि अलायंस की तरफ से होती है। वो उसे कहते हैं कि जंग मास्टर फाइनली तुम यहाँ पर उठ ही गए, तो बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? तो वो उसे खाना देता है। तो ल्यू फैंग कहता है कि तुम यहाँ की वार्डन हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ की वार्डन नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रिंसिपल लू के साथी हूँ, मेरा नाम जैन जिया है और तुम यहाँ पर मेरे साथ बात कर सकते हो। जब प्रिंसिपल लू यहाँ पर नहीं होंगे तब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डीलिंग करूंगी और अगर कोई भी मैसेज भिजवाना हो या फिर तुम्हारे पास कोई मैसेज भिजवाना हो तो मेरे हाथ भिजवा सकते हैं। तुम्हारा ल्यू फैंग उसे कहता है कि मिस जैन जिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ उसे कहता है क्या बताओ कि अगला स्टेप क्या होने वाला है? तो मिस जैन उसे कहते हैं कि अपनी वेल को यहाँ पर दोबारा बुलाना होगा। मास्टर लू के प्लान के मुताबिक तुम अपनी वेल को यहाँ पर बुलाओगे इसी जेल के अंदर और यहाँ पर से भागने की कोशिश करोगे और यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तुम खुद ही यहाँ पर सरेंडर कर देना, यानी कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन अपनी वेल को खुद ही यहाँ पर वापस समन कर लेना। हम यहाँ पर जो रूमर्स फैलाना चाहते हैं, अगर वेसल यहाँ पर उसका जो बंदा है, जो भी गद्दार यहाँ पर वेसल्स में अलायंस की टीम में है, उसको यहाँ पर इस बारे में पता चलना चाहिए कि जो वेल है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, ऊपर से किंग लेवल तक पहुंच चुकी है और वो लोग फिर से उसे मारने की कोशिश करेंगे। हमारे ल्यू फैंग कहते हैं तो क्या हम लोग यहाँ पर से स्टार्ट कर सकते हैं? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। उसी के साथ हमारे ल्यू फैंग जो होता है अपनी वेल को रिलीज करता है, वेल के साथ वहाँ पर उनकी जेल को तोड़ देता है। जैसे वहाँ पर उसको तोड़ता है इसी के साथ ही वहाँ पर खबर फैलना शुरू हो जाती है। एक सोल्जर को दिखाता है कि वो दूसरे लोगों को जाकर बताना स्टार्ट करता है और कहता है क्या तुम लोगों को पता है कि हमारे हेडक्वार्टर के ऊपर वेल अपीयर हुई थी, उसने हेडक्वार्टर की जेल को तोड़ दिया। वहाँ से पास होने के बाद अगला बंदा अगले बंदे को जाकर बताता है क्या तुम्हें पता है कि वहाँ पर एक वेल अपीयर हुई थी जो कि किंग लेवल की थी और उसने पूरी की पूरी जेल को ही तोड़ दिया। जबकि तीसरा बंदा जो था आगे जाकर जो खबर बताता है वो ऐसे बताता
जाता है कि वहाँ पर वेल अपीयर और उसने बहुत सारे सोल्जर्स को जिंदा खा लिया। तो जो अगला बंदा आता है वो वेल के बारे में जाकर अगले बंदे को ये बताता है कि वेल ने पूरे के पूरे जो हेडक्वार्टर था उसको निगल लिया और साथ ही वहाँ पर जो काउंटी मजिस्ट्रेट था उसको भी खा गई। सभी लोग यहाँ पर इस खबर को और ज्यादा आगे फैलाते जा रहे होते हैं और अपने पास से चार बातें लगा रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो लोग यहाँ पर वेल को गार्ड कहना भी शुरू कर देते हैं। 3 दिन के बाद मिस जैन हमारे लू फेंग से कहते हैं कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। ये सभी लोग यहाँ पर इस बात को फैला रहे हैं। इन सभी लोगों को पता भी नहीं है लेकिन अनइंटेंशनली हमारी मदद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर तुम्हारी वेल को इतना बड़ा पावरफुल बना दिया, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी वेल यहाँ पर सूरज को भी खा सकती है। लू फेंग कहता है कि ये सभी लोग इस तरह की बातें किए जा रहे हैं, तो वो कहती है कोई बात नहीं, इससे हमारी मदद होने वाली है, हमें फायदा होने वाला है। जितना ज्यादा यहाँ पर वेल के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात की जाएगी वेसल्स को इससे उतना ज्यादा डर लगेगा और वेसल्स को उतनी ज्यादा खुजली होगी इसको मरवाने की और वो लोग अलायंस के अंडर कवर एजेंट को यहाँ पर मिशन देकर काम पर लगाएंगे। लू फेंग कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर उस बंदे को ढूंढेंगे कैसे? तो वो कहते हैं कि मास्टर लू यहाँ पर काफी सालों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि वो जो भी अंडरकवर एजेंट है वो यहाँ पर पिछले कई सालों से हमारी अलायंस के अंदर रह रहा है, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पर से 4 एल्डर्स को जिनको शक की बिना पर हम लोगों ने यहाँ पर समन भेजा है। 4 एल्डर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इसके खिलाफ हो सकते हैं, जहाँ पर उनके एक्शन ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि वो सभी लोग वेसल्स के अंडरकवर एजेंट हो सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जिन 4 मास्टर्स को यहाँ पर नॉमिनेट किया है वो चारों ही एल्डर्स यानी कि वो 4 ही काउंटी मजिस्ट्रेट जो है वो सारे के सारे इस वेल की जो किल ऑर्डर जारी हुआ था उस सब में किसी न किसी तरह से शामिल है, यानी कि इसको इसके बिल को पास करवाने में वो सभी लोग शामिल थे। इसी वजह से उन सभी को यहाँ पर एक मैसेज भेज दिया गया है कि यहाँ पर वेल को पकड़ने के लिए उनकी मदद चाहिए। अगर वो लोग वाकई में अंडरकवर एजेंट्स के हैं तो वो सभी लोग यहाँ पर जरूर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हमें कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा जिससे हम लोग यहाँ पर वेसल्स के अंडरकवर एजेंट को पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो वेसल्स का अंडरकवर एजेंट उन चारों में से एक ही हो सकता है। इन पर साथ ही उन चारों एल्डर्स को भी दिखाया जा रहा होता है, जिनमें से एक का नाम एल्डर जैंग होता है, एक का नाम एल्डर कॉन्ग होता है और एक का नाम एल्डर जिंग होता है और साथ ही मास्टर गू शाने भी इन सब में शामिल होते हैं। मास्टर गू को तो पहले भी यहाँ पर देख चुके हैं। मास्टर गू की बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि उस वक्त लास्ट टाइम जब इंटरव्यू में वो लड़का आया था उस वक्त उसने फॉर्मेशन स्टेज के मॉन्स्टर को दिखाया था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि उसके पास एक वेल है जो मेटामॉर्फोसिस स्टेज में और ऊपर से किंग लेवल की भी है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं तो जरूर जाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 126 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन सभी लोगों की इंटेरोगेशन स्टार्ट होगी तो यहाँ पर कौन सा नया क्लू मिलने वाला है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? बीस्ट एम्पर के एपिसोड 127 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर लू ने वहां पर 4 एल्डर्स को नॉमिनेट किया होता है और उन चारों एल्डर्स को वहां पर बुलाया गया होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर मिस जैन जो है वो उसे कहती है कि हमने चारों एल्डर्स को यहाँ पर बुला लिया और चारों को वहां पर एक ही जगह के ऊपर बिठाकर उनको इंटेरोगेट किया जाएगा। जब उनसे बात की जाएगी तो उनके साथ ही वहां पर हम लोग उनकी वीक स्पॉट्स को देखेंगे और साथ ही वहां पर देखेंगे कि उनमें से अगर कोई गलती करेगा तो उससे अंडरकवर एजेंट के बारे में पता चलाया जा सकता है। तो लू फेंग कहता है ये प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो जैन उसे कहते हैं कि हाँ प्लान काफी ज्यादा अच्छा है। वो मीटिंग रूम यहीं पर साथ वाले मीटिंग रूम है, अब यहाँ पर हमें भी तैयारी करनी होगी क्योंकि तुम्हें भी वहां पर मीटिंग में ले जाया जाएगा। लू फेंग मुझे कहता है कि तुम्हारे प्लान के मुताबिक वहां पर ले जाया जाएगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे भी तो वहां पर जाकर कुछ कहना होगा। मैं वहां पर अपना मुंह बंद करके तो नहीं बैठ सकता, क्या मुझे भी यहाँ पर बताओगे मुझे क्या कहना है? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ तुम्हें वहां पर जो कुछ भी कहना है वो तुम्हें बताया जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें यहाँ पर हथकड़ियां पहननी होगी। तो वो कहता है क्या ये जरूरी है? तो वो कहती है हाँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि तुम यहाँ पर एक बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ लगाना होगा ताकि तुम वहां पर अपने स्पिरिट मॉन्स्टर को ना बुला सको। इसी वजह से तुम्हारी जो एक्टिविटीज है उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तुम्हारे गले में चेन डाली जाएगी और साथ ही तुम्हारे हाथों को भी बाइंड किया जाएगा। और इसी के साथ ही लू फेंग को वो कुर्सी पर बिठा लेती है और उसे कहती है कि अब जाके हमने यहाँ पर तुम्हें बांध दिया है, इसी वजह से अब तुम यहाँ पर अपने मॉन्स्टर को भी नहीं बुला पाओगे। तुम्हारी जितनी मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी रिफ्रेन हो चुकी हैं, तुम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर बात ही कर पाओगे। अब वो दरवाजा खोलकर अंदर आती है और कहती है कि मैं यहाँ पर फेंग मैंग लियू को ले आई हूँ, ये क्रिमिनल है जिसे यहाँ पर क्वेश्चंस किए जाने वाले हैं। यहाँ पर चारों एल्डर्स भी बैठे होते हैं, ड्रैगन भी वहीं पर होता है और साथ ही मास्टर लू भी वहाँ पर सेंटर में होते हैं। तो मास्टर लू से कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर क्रिमिनल को ले आए, तो हम लोग यहाँ पर अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैन से कहता है कि जबकि तुमने क्रिमिनल को छोड़ दिया है तो इसे यहाँ पर छोड़कर चली जाओ क्योंकि ये हाई लेवल की मीटिंग है, तुम यहाँ पर नहीं हो सकती। तो जैन से कहती है ठीक है सर मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने गार्ड्स के साथ बाहर ही रहूंगी। अगर ये कमीना यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश करता है तो हमें जल्दी से बुला लीजिएगा, हम लोग आकर इस क्रिमिनल को पकड़ लेंगे। और साथ ही वो लू फेंग के कान में से कह दिया कि चुपचाप यहाँ पर बैठे रहना, अगर कुछ भी यहाँ पर उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो फिर तुम्हें बहुत सा पछतावा होने वाला है। और इसी के साथ ही सबसे पहले मास्टर गूज होते हैं वहाँ पर उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं इस लड़के को इंटरव्यू कर चुका हूँ। ये लड़का तो लिंक्स ऑफ क्लैन है, लिंक्स ऑफ क्लैन जो कि 3rd लीग में शामिल हुए हैं। वहाँ पर इस लड़के ने अपने सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी मॉन्स्टर को शो करवाया था जो कि फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके पास यहाँ पर एक बड़ी सी वेल है जो कि मेटामॉर्फोसिस में है। तो मास्टर लू से कहते हैं कि प्रिंसिपल गूज यहाँ पर अपनी एक्साइटमेंट को पास रखें, हम लोग यहाँ पर क्रिमिनल की सजा के बारे में बात करने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पर क्रिमिनल को देखकर एक्साइटेड होने के लिए। मास्टर गू से कहते हैं कि बस मेरी सिक्स सेंस कहती है कि ये लड़का कोई बुरा लड़का नहीं है, इसी वजह से मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ। तो मास्टर लू से कहते हैं कि प्रिंसिपल गू आपको यहाँ पर इस बारे में जो कुछ भी लगता है उस सब के बारे में हम लोग बात करने के लिए नहीं आए। तो यहाँ पर जिस बारे में बात करने के लिए जिसको हमें डिस्कस करना है वो यहाँ पर कैटफिश को मारने के बारे में है। मडफिश यानी कि वेल को मारने के बारे में जो ऑर्डर जारी किया गया था वो आप सभी को पता है कि उसके मुताबिक यहाँ पर कोई मडफिश को जिंदा नहीं रखा जा सकता, लेकिन इस लड़के के पास एक वेल
वेल है। तुम सभी लोग इस बारे में क्या कहते हो कि हमें यहाँ पर इसकी वेल को तुरंत यहाँ पर मार देना चाहिए या फिर हमें आपस में डिस्कस करना चाहिए? जबकि हमारा ल्यू फेंग वहाँ पर वो करता है तो वो उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो? मास्टर गू कहता है कि मुझे लगता है कि मैं पहले इसकी बात सुन लेनी चाहिए क्योंकि इसके मुंह के ऊपर पट्टी लगी है, तो पहले पट्टी हटाओ और इसकी बात सुनते हैं कि ये लड़का यहाँ पर अपनी वेल की सफाई में क्या कहना चाहता है। और इसी के साथ ही मास्टर लू आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारा मुंह खोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तमीज से बात करना, ये तुम्हारा आखिरी मौका हो सकता है अपनी वेल को बचाने के लिए, इसलिए सोच समझकर बोलना। तुम्हारा ल्यू फेंग चलाकर उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मड फिश को मारना चाहते हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ मेरी वेल के साथ रिलेटेड कैसे हुआ? तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं क्या इस लड़के का मतलब क्या है, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो ल्यू फेंग कहता है कि तुम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर मड फिश को मारने के ऑर्डर जारी किए गए थे। अलायंस ने यहाँ पर जो ऑर्डर जारी किए थे उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मड फिश को मारा जाएगा, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि वेल को मारा जाएगा, क्योंकि जब तुम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर जारी किए थे उस वक्त मैं मास्टर का डिसाइपल था, यानी मास्टर फैन लिंगजाओ का डिसाइपल था। मास्टर फैन लिंगजाओ के डिसाइपल होने के नाते मेरी वेल उस वक्त, यानी कि मेरी जो मड फिश है वो पहले वहाँ पर वेल में डिवेलप हो चुकी थी। ऑर्डर्स के मुताबिक तुम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मड फिश को मार सकते हो, एक वेल को नहीं मार सकते। तो यहाँ पर तुम लोग मेरी वेल को कैसे मार सकते हो? सभी एल्डर्स वहाँ पर एक दूसरे की तरफ देखना शुरू करते हैं और कहते हैं कि इस लड़के की बात में तो दम है। अलायंस के रूल्स के मुताबिक हमें मड फिश को मारना है, वेल को तो नहीं मार सकते। जबकि मास्टर लू चिल्लाकर उसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, यहाँ पर वेल और मड फिश दोनों एक ही तो हैं। मड फिश को इवॉल्व करवाएं तो वो एंड के ऊपर वेल बन जाती है, तो ये सभी लोग जानते हैं मड फिश और वेल दोनों एक है और वेल ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से अब यहाँ पर तुम्हारी वेल को मरना होगा। कि मां ल्यू फेंग अभी भी चिल्ला कर उसे कह रहा था, लेकिन अब जबकि यहाँ पर ये सब कुछ रिटन फॉर्म में, इसका मतलब है कि तुम्हें ऑर्डर को फॉलो करना होगा। और इसी के साथ ही मास्टर लू उसका मुंह बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अब खामोश रहो, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो, हम तुम्हारी और ज्यादा बकवास बातें नहीं सुनेंगे। हम सभी लोग यहाँ पर आपस में वोट डालकर डिसाइड करेंगे कि वेल को जिंदा रखा जाए या फिर उसे मार दिया जाए। इसके साथ एक पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पर थोड़ी देर पहले मिस जान ने ल्यू फेंग से कहा था कि तुम्हें वहाँ पर कुछ ऐसा कहना होगा जिसकी वजह से वेसल के जो भी वहाँ पर अंडरकवर स्पाई होगा वो वहाँ पर वेल को मारने के बारे में बात करे। इसी वजह से तुम्हें वहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से वो सभी लोग, कुछ लोग जो है तुम्हारे हक में वोट दें और कुछ लोग जो है तुम्हारे खिलाफ वोट दें। ल्यू फेंग कहता है कि हाँ जी मैं कर लूंगा। और इसी के साथ सबसे पहले मास्टर गू वहाँ पर कहते हैं मुझे लगता है कि लड़के की बात बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ पर इसकी वेल को बिल्कुल भी एक्सटर्मिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेल जो है ये एक बहुत ही खास मॉन्स्टर है और ऊपर से वो किंग लेवल किया और ऊपर से मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंच चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी रेयर स्पीशीज को मारना चाहिए। दूसरी तरफ से मास्टर कॉन्ग कहते हैं मुझे भी लगता है कि यहाँ पर हमें इसकी वेल को नहीं मारना चाहिए, इसकी वेल पहले यहाँ पर किंग लेवल में पहुंच चुकी है, तो किंग लेवल के बीच को मारना हमारा नुकसान होगा। और मिस जिंग भी कहती है कि हाँ मुझे भी नहीं लगता कि हमें यहाँ पर इसको मारना चाहिए, बल्कि इसकी वेल को इन दोनों को यहाँ पर सर्वेलेंस में रखना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसके बाद हम वेल को मारने के बारे में सोच सकते हैं। तो मास्टर लू कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सभी लोग यहाँ पर उसी टीम का हिस्सा हो जिन लोगों ने यहाँ पर वेल को मारने के ऑर्डर्स के ऊपर साइन किए थे, फिर तुम सभी लोग यहाँ पर ये कैसे कह सकते हो कि वेल को ना मारा जाए? जब किसी के साथ यहाँ पर चौथे एल्डर की बारी आती है, मास्टर जैंग वहाँ पर बीच में बोलते हैं और कहते हैं कि वेल के बारे में सभी लोगों को पता चल चुका है, वेल के बारे में पब्लिकली सभी को पता है और सभी पब्लिक जो इस वक्त डरी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर अपने ही ऑर्डर के ऊपर अमल नहीं कर सकते और हम वेल को जिंदा छोड़ देते हैं तो पब्लिक का हमारे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, तो हमें वेल को नहीं छोड़ना चाहिए। बस सुनती मां ल्यू फेंग सोच रहा था कि आज वाकई में यही वो अंडरकवर एजेंट है, क्योंकि इसने यहाँ पर ये बात किया, बाकी सभी लोग यहाँ पर वेल को जिंदा रखना चाहते हैं। मास्टर लू कहते हैं लगता है कि यहाँ पर हमारी मछली ने चारा चुग लिया है, मुझे बस यहाँ पर कुछ और बातें करनी होगी ताकि इसको कंफर्म किया जा सके। तो वो मास्टर जैंग से कहते हैं तो फिर आप बताएं कि हम लोग यहाँ पर इस मसले को कैसे हल करें? जबकि मास्टर गू से कहता है कि मुझे लगता है कि ये अलायंस की गलती है कि उन लोगों ने यहाँ पर वेल को मारने के ऑर्डर जारी नहीं किए थे, इसलिए वेल को मारना यहाँ पर इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है। जबकि मास्टर जैंग चलाकर उसे कहता है कि मास्टर गू आप तो हमेशा यहाँ पर इस तरह से बिहेव करते हैं, आप जब भी यहाँ पर किसी यंग बच्चे को देखते हैं आप उसका साथ देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई इंटरनल मीटिंग नहीं है बल्कि एक बहुत ही सीरियस मैटर है। अगर हम लोग यहाँ पर इस लड़के की वेल को एक्सटर्मिनेट नहीं भी करेंगे फिर भी हमें यहाँ पर इस लड़के को सजा तो देनी चाहिए ताकि यहाँ पर कोई भी दोबारा इस तरह की लॉ को तोड़ने की गलती ना करे। जबकि मां ल्यू फेंग वहाँ पर सोच रहा था कि यहाँ पर आपस में बहस करना शुरू कर दी। मास्टर गू ने वहाँ पर इस टॉपिक को ही चेंज कर दिया, वो दोनों यहाँ पर अलायंस की अहमियत के बारे में बात करना शुरू कर दी है, मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। और इसी के साथ ही वो पास का एक सीन देखता है जहाँ पर जैंजिया से कहते हैं कि तुम वहाँ पर कुछ बोलना चाहते होगे, तुम्हें वहाँ पर बात करनी होगी, तुम्हें वहाँ पर 3 बार ऊ करनी होगी और उसके बाद एक सिग्नल देना होगा, यानी हूं करके तुम्हें सिग्नल देना होगा। इससे मास्टर लू समझ जाएंगे कि तुम यहाँ पर बात करना चाहते हो और वो तुम्हारे मुंह के ऊपर से कपड़ा हटा देंगे। तुम्हें वहाँ पर कोई ऐसी बात करनी होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ वेसल्स को पता और सिर्फ और सिर्फ वेसल्स उसके खिलाफ वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और बाकी के सभी लोग नॉर्मल इंसानों की तरह उसके बारे में रिस्पॉन्ड करें। ल्यू फेंग जो है इसी के साथ ही वहाँ पर सिग्नल देता है, तो मास्टर लू आगे बढ़ते हैं, उसका मुंह हटाते हैं और कहते हैं क्या तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो, लेकिन पहले की तरह कोई बेवकूफ बात मत करना। तो यहाँ पर लोग अपनी एपिसोड 127 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा ल्यू फेंग यहाँ पर कौन सी बात करने वाला है जिससे यहाँ पर वो लोग अंडरकवर एजेंट को पकड़ सके। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हम सब लोग 20 चैप्टर के एपिसोड 128 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां ल्यू फेंग जो है वहां पर वो करता है ताकि वो यहाँ से सिग्नल दे सके मास्टर लू को। तो मास्टर लू से सिग्नल को समझ जाता है और उसका मुंह खोलने के लिए वहां पर तैयार होते हैं, लेकिन मां ल्यू फेंग अब यहाँ पर ऐसा क्या बोलने वाला है जिसकी वजह से वो यहाँ पर इनमें से पकड़ पाए कि इन चारों में से कौन यहाँ पर गद्दार है, लेकिन इनमें से कौन यहाँ पर अंडरकवर एजेंट है। तो इसी के साथ जब वो उसका मुंह खोलते हैं तो वो कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों के अलायंस की रेपुटेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, तुम लोगों को भी यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि
तुम लोगों को यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए कि वेसल जो है एक बहुत बड़ा खतरा है। वेसल से निपटने के बारे में सोचो, ना कि मेरी वेल के बारे में। तो मास्टर गू से कहता है तो फिर तुम ये बताओ कि तुम्हें वेसल के बारे में कैसे पता चला। मास्टर कॉन्ग कहते हैं कि ड्रैगन क्या तुमने यहाँ पर इसे वेसल्स के बारे में बताया है। लेकिन उनसे कहता है कुछ दिन पहले इनके लिंग्जाओ सेक्टर के ऊपर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें वेसल्स के बारे में पता चल गया। हम लोग इनसे बच्चे छुपा नहीं सकते। तो मास्टर कॉन्ग कहते हैं क्या वाकई में वेसल्स ने यहाँ पर इनके सेक्टर के ऊपर अटैक किया था, लेकिन वो वेसल्स के सेक्टर के ऊपर अटैक कैसे करेंगे और तुमने उनमें से किसी को पकड़ा भी है। तो ड्रैगन कहता है हाँ सर, हमने उनमें से कुछ को पकड़ा है, उनमें से 3 को पकड़कर हम लोग यहाँ पर लेकर आए, उन्हें इंटेरोगेट कर रहे हैं। मास्टर को इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लगता है कि हम लोगों ने लायंस के लोगों ने तुम्हारी अलग से एक डिवीजन बनाने का फैसला बहुत ही अच्छा किया था, क्योंकि तुम लोग बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो। जबकि हमारे ल्यू फेंग चलाकर उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या बातें किए जा रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि वो लोग वहाँ पर क्यों आए थे? वो लिंग्जाओ क्लैन में वेल के लिए आए थे। तो मास्टर कॉन्ग से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि वो वहाँ पर वेल के लिए आया था, वेल से उनका क्या ताल्लुक है? तो हमारा ल्यू फेंग उनसे कहता है कि क्योंकि वो वेल के लिए आए थे, क्योंकि वेल एक बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर प्राणी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेयर है इसी वजह से, और ऊपर से वो सिर्फ एक आखिरी अपनी नस्ल की बच्ची है, इसी वजह से वो वेल के लिए यहाँ पर आए थे। तो ल्यू फेंग सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट वर्डिंग को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों में से जो भी वेसल होगा वो वहाँ पर उन वर्डिंग को सुनने के बाद अगर आगे से जो रिप्लाई देगा वो रिप्लाई इस तरह होने वाला है, क्योंकि इस बात को सुनने के बाद कि वेल एक बहुत ही रेयर प्राणी है और वो लोग यहाँ पर इस वेल को पकड़ने के लिए आए हैं। तो मैं तो ये वाली बात करता हूँ कि इसके रिप्लाई में ये चारों एल्डर्स जो है अलग अलग जवाब देंगे। उनमें से जो भी यहाँ पर ये कहेगा कि वो वेल को मारने के लिए क्यों आएंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो वेसल्स का अंडरकवर एजेंट है, क्योंकि ये बात वेसल्स के दिमाग में जो है वो अच्छी तरह से बैठ चुकी है कि उन्हें वेल को मारना है। इसी वजह से वो वेल के बारे में ये वाला लफ्ज यूज नहीं करेंगे कि वेल को पकड़ने के लिए आएंगे। ल्यू फेंग जैसे वहाँ पर सेम वर्डिंग को यूज करता है कि क्योंकि वेल एक बहुत ही रेयर प्राणी है, इसी वजह से वेसल्स यहाँ पर वेल को पकड़ने के लिए आए थे। ल्यू फेंग वहाँ पर मास्टर यांग की तरफ देखकर सोच रहा था कि मास्टर यांग यहाँ पर सबसे पहले कहेंगे कि वो वेल को पकड़ने के लिए क्यों आएंगे या फिर वेल को मारने के लिए क्यों आएंगे, लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि मास्टर जिंग वहाँ पर बोल पड़ती है। मास्टर जिंग उसे कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग यहाँ पर वेल को मारने के लिए क्यों आएंगे अगर वेल इतना ज्यादा रेयर प्राणी है। तुम्हारा ल्यू फेंग जो होता है उसे इस बात से झटका लगता है। ल्यू फेंग कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर 2 सस्पेक्ट आ गए हैं, क्योंकि मास्टर यांग ने जो बात की थी उसके बाद से यहाँ पर वो वेल को मारना चाहते थे और वो भी यहाँ पर एक सस्पेक्ट है। ऊपर से अब जिंग ने यहाँ पर ये बात कर दी कि वो वेल को मारने के लिए क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैसे सिर्फ ये वाली बात कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल लू जो होता है वो जिंग से पूछते हैं कि मिस जिंग आपकी इस बात का क्या मतलब है? तो वो कहती है कि मेरी बात का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर इस बात को समझ नहीं रहे? लड़की ने कहा कि वैसे वेल जो है एक बहुत ही रेयर प्राणी है, अगर इतनी रेयर है तो फिर यहाँ पर उसे मारने के लिए क्यों आएंगे? तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है? तो मास्टर कॉन्ग भी इसके साथ ही बोलते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कि उन्हें वेल को मारने के लिए यहाँ पर क्यों आना है, वो वेल को क्यों मारेंगे? जबकि मास्टर जैंग जो होते हैं वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर वो उसे पकड़ने के लिए क्यों आएंगे, जबकि मास्टर गू भी यहाँ पर यही कहते हैं कि मुझे भी समझ नहीं आ रही कि वो लोग यहाँ पर वेल को पकड़ने के लिए क्यों आएंगे। और इस लड़के ने यहाँ पर यही बात कही ना कि वो वेल को पकड़ने के लिए आए थे। हमारा ल्यू फेंग जो होता है फिर से वहीं पर ग्राउंड शून्य के ऊपर आकर फंस जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर मास्टर कॉन्ग ने भी ये बात कर दी कि वो वेल को मारने के लिए क्यों आएंगे, और साथ ही मिस जिंग ने यहाँ पर बात कर दी कि वो वेल को मारने के लिए क्यों आएंगे। और मास्टर यांग के ऊपर पहले से शक था। तो ल्यू फेंग से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि वेसल्स हमारी वेल को पकड़ने के लिए आएंगे। तुम्हारा ल्यू फेंग उनसे कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि वेल एक बहुत ही रेयर प्राणी है, क्योंकि वो अपनी नस्ल का आखिरी बचा है, इसी वजह से वो लोग इसके पीछे हैं ताकि वो इसे मार सके। हो सकता है कि वेसल्स को इससे कोई खतरा हो, इसी वजह से वो वेसल्स जो है इसके पीछे हैं। तो मिस जिंग उनसे कहते हैं कि देखा मैंने बिल्कुल सही समझा था कि इस लड़के के कहने का मतलब यही था कि वेसल्स जो है वो वेल को मारना चाहते हैं, इसी वजह से वो वेल के पीछे आएंगे, क्योंकि वेसल्स को हर हाल में यहाँ पर वेल मरी हुई चाहिए, इसी वजह से तो वो इनके पर अटैक करने के लिए आए थे। जबकि अब यहीं पर से मास्टर कॉन्ग जो होते हैं मिस जिंग से कहते हैं कि मिस जिंग मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर वेसल्स की भाषा को काफी अच्छे से समझती हो, क्योंकि यहाँ पर इस लड़के के मतलब को सिर्फ और सिर्फ एक वेसल ही अच्छे से समझ सकता था, और तुमने यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग को समझा और यहाँ पर कहा कि वेसल्स यहाँ पर वेल को मारने के लिए क्यों आएंगे, क्योंकि ये वाली बात तो सिर्फ और सिर्फ एक वेसल ही कर सकता है। मास्टर कॉन्ग जो होते हैं जो मिस जिंग के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसा बताना चाहिए जो तुम हमें बताना चाहती हो। जबकि जिंग चलाकर उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं यहाँ पर वेसल्स की तरफ से एक अंडरकवर एजेंट बनकर यहाँ पर रह रही हूँ? मास्टर कॉन्ग से कहता है कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, हम में से किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। जबकि मास्टर जिंग जो होती है उल्टा मास्टर कॉन्ग के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है और कहती है कि अगर मैं यहाँ पर सच्ची बताऊं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है जो अंडरकवर एजेंट बनकर अलायंस के अंदर घुसा हुआ है। ये बात तुम चारों अच्छी तरह से जानते हो और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी और तरफ इशारा कर रहे हो, यानी किसी दूसरे की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हो। तो मास्टर लून से कहते हैं कि प्लीज शांत हो जाओ, हम लोग यहाँ पर वेसल्स की तरफ से भेजे हुए अंडरकवर एजेंट को ढूंढने की कोशिश करें, ना कि यहाँ पर आपस में लड़ाई करनी चाहिए। हम सभी को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पर पहले सॉलिड एविडेंस ढूंढना चाहिए, उसी के बाद एक दूसरे के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। तुम्हारा ल्यू फेंग वहाँ पर सोच रहा था कि ये सभी एल्डर्स यहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर दी। मुझे लगता है कि सभी के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो इतना भी अच्छा नहीं है, जितना ज्यादा ये लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे उतना ज्यादा एक दूसरे के राज उगलेंगे, जितना ज्यादा एक दूसरे के राज उगलेंगे उतने हमारे लिए उतने ज्यादा वेसल्स को पकड़ना आसान हो जाएगा कि इनमें से कौन यहाँ पर वेसल है या फिर वेसल्स का भेजा हुआ अंडरकवर एजेंट है। तो मिस जिंग जो होती है सबसे पहले यहाँ पर उसके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सबूत चाहिए, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें सबूत देती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मास्टर कॉन्ग के खिलाफ सबूत भी है। इसे क्या लगा था कि यहाँ पर इतनी आसानी से फंस जाएगा, असल में मेरे यहाँ पर आने की एक वजह ये भी है। तो मास्टर लू से कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? तो मास्टर कॉन्ग भी चलाकर उसे कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे बारे में यहाँ पर सिर्फ अफवाहें फैला रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तो मास्टर गो भी उनसे कहते हैं कि प्लीज शांत हो जाएं, आप दोनों यहाँ पर आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर बिना सबूत के किसी के ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए। मिस जिंग, क्या आपके पास कोई सबूत है? तो मिस जिंग कहती है प्रिंसिपल गो, आपको क्या लगता है कि मैं बिना सबूत के यहाँ पर इल्जाम लगा रही हूँ? हाँ, मेरे पास यहाँ पर एक सबूत है, इसी वजह से तो मैंने यहाँ पर मास्टर लू के इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया जब मुझे पता चला
के कॉन्ग भी यहाँ पर आने वाला है, तो मैं यहाँ पर वो बात तुम्हारे सामने रखने वाली हूँ। गू कहते हैं क्या वाकई में तुम्हारे पास सबूत है, जबकि मास्टर कॉन्ग कहता है कि तुम यहाँ पर कौन से सबूत की बात कर रही हो, बताओ तुम्हारे पास कौन सा सबूत है। इसी के साथ मिस जिंग जो है वो ड्रैगन से कहती है कि ड्रैगन मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर बैठकर इन बातों को सुनना चाहिए। ड्रैगन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपके अलायंस की इन्फॉर्मेशन हमारी स्क्वाड के रिलेटेड होने वाली है, तो फिर मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो मिस जिंग से कहती है नहीं नहीं, बल्कि ये तुम्हारी स्क्वाड के रिलेटेड है। क्या तुम्हें याद है काफी साल पहले तुम्हारी अलायंस की, जब तुम्हारी अलायंस में से तुम्हारी स्क्वाड को नया नया बनाया गया था, उस वक्त यहाँ पर एक टिप ऑफ इन्फॉर्मेशन मिली थी, यानी कि डैमी गार्ड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वेसल का डैमी गार्ड उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया और तुम अपनी स्क्वाड को लेकर वहां पर चले गए थे। तुम्हारी मेन स्क्वाड वहां पर गई थी ताकि जाकर उस डैमी गार्ड को पकड़ा जा सके और वेसल्स के बेस को तबाह किया जा सके, लेकिन रास्ते में उनके पास अटैक हो गया था। वेसल जैसे कि रास्ते में उनका इंतजार कर रहे थे और उस दौरान तुम्हारी स्क्वाड के तकरीबन सारे मेंबर्स मारे गए थे और मेरे हाल में वहां पर से सिर्फ और सिर्फ 2 ही टीम मेंबर्स जो थे वो जिंदा बचकर वापस आ पाए थे। तो ड्रैगन जी बात सुनने के बाद कहता है मिस जिंग आपको यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको पता है कि ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपको वाकई में यहाँ पर हमारी स्क्वाड के मरने के रिलेटेड कुछ खबर मिली है तो जल्दी से बताएं आपके पास कौन सा सबूत है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा कमीना इंसान था जिसने हमें वहाँ पर फंसाया था और हमारी स्क्वाड के बहुत सारे मेंबर्स मारे गए थे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 128 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में ये इन्वेस्टिगेशन कहीं पर पहुंच रही है, क्या वाकई में मास्टर कॉन्ग यहाँ पर एक अंडरकवर एजेंट है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस जिंग वहां पर सबूत देने वाली हैं। उसने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर जो ड्रैगन स्क्वाड थी, यानी ड्रैगन की जो स्क्वाड थी, उसके बहुत सारे मेंबर्स मारे गए थे। वहां पर सिर्फ 2 ही लोग बचकर आ पाए थे क्योंकि किसी ने वहां पर टिप दी थी कि डैमी गार्ड की लेयर कहां पर है। तो वो कहती है कि मैंने वहां पर उसको इन्वेस्टिगेट किया क्योंकि उस वक्त उस जगह की काउंटी मैं थी, यानी कि वहां की ऑफिसर मैं थी। तो मैंने वहां पर इस बात को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। तो मुझे यहाँ पर इस बारे में ये तो श्योर था कि या तो वेसल या फिर वेसल के किसी अंडरकवर एजेंट ने अलायंस की तरफ से ये टिप ऑफ भेजी थी, क्योंकि वहां पर वो लेयर थे ही नहीं, क्योंकि हमने उस जगह को जाकर इन्वेस्टिगेट किया था जहां पर रास्ते में उन लोगों ने एम्बुश किया और हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मार डाला। और उसके बाद जहां पर उस टिप ऑफ को रखा गया था, यानी कि उस नोट को, जो नोट हमें मिला था उसके ऊपर जो राइटिंग थी, उसको पहचानने के लिए मैं वापस आई, लेकिन उस बेस के ऊपर आग लग चुकी थी। हमारी उस लाइब्रेरी के अंदर जहां पर उस चीजों को स्टोर किया जाता है वहां पर आग लगी हुई थी। इसी वजह से हमें वहां पर से कोई भी सबूत नहीं मिल पाया, जहां तक कि वो जो नोट था वो भी जल चुका था। तो ड्रैगन से कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त वहां पर हाई कमांड के उस ऑफिस के अंदर आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो टिप ऑफ का जो पेपर था जिसके ऊपर वो राइटिंग थी कि जहां पर यानी कि वहां पर लेयर है वहां पर टीम को भेजे, वो भी डल चुका था। तो मिस जिंग उसे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं था, असल में मैं वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई क्योंकि मैं चाहती थी कि अलायंस के अंदर जो भी जहां पर उनका जो अंडरकवर एजेंट है उसको पकड़ा जा सके। इसी वजह से मैं अपनी एक स्पेशल टीम को लेकर उस जगह के ऊपर पहुंची जहां पर ऑफिस पूरी तरह से जल चुका था। और वहां पर जाने के बाद हम लोगों ने जितने भी टुकड़े थे, यानी जले हुए जितने पेपर के टुकड़े थे, उन सारे के सारे पेपर के टुकड़ों को कलेक्ट कर लिया बड़े ध्यान के साथ, ताकि उनके ऊपर जो कुछ बची कुछ राइटिंग है उनको बचाया जा सके, शायद फ्यूचर में कहीं पर उनको काम में लाया जा सके। और उसके बाद हमारी जो साइंस ने इतनी ज्यादा एडवांसमेंट कर ली कि हमारी एल्फ मेडिकल साइंस के अंदर जब हम लोगों ने एल्फ बनाना स्टार्ट किया, उनमें से हमने एक ऐसा एल्फ बना लिया जो कि यहाँ पर राइटिंग और पेपर के अंदर से, यानी कि जले हुए पेपर के अंदर से राइटिंग को बाहर निकाल सकता था। और उसे हमने यहाँ पर काम पर लगा दिया। बहुत सारे ऑफिशियल्स को मैंने काम के ऊपर लगाया, वो दिन रात वहाँ पर मेहनत कर रहे थे, एल्फ की मदद से सारे पेपर्स को स्कैन कर रहे थे। हालांकि वो पूरा टिप ऑफ का पेपर जो जब जल चुका था, लेकिन उसमें से हमें लकीली एक पेपर का एक टुकड़ा मिला जिसके ऊपर कुछ लफ्ज लिखे हुए थे, जिनमें वेसल की लेयर इतना लफ्ज लिखा हुआ था, जिससे हमें पता चला कि ये वही टिप ऑफ का टुकड़ा है। जब हमने उसकी राइटिंग को एनालाइज किया तो उसकी राइटिंग को एनालाइज करने के बाद हमें पता चला कि वो राइटिंग किसकी है। हालांकि ये काम भी काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पेपर्स जो डायरेक्टली किसी की राइटिंग को मैच नहीं कर सकते थे उसे लिखवा कर। इसी वजह से हमने जितने भी पिछले कई सालों से जो पेपर्स के ऊपर साइन किए गए थे, जो एप्लीकेशंस लिखी गई थी, उन सभी को मैच करना स्टार्ट किया और फाइनली वहाँ पर हमें वो बंदा मिल गया। तो ड्रैगन चलाकर उसे कहता है कौन था वो बंदा। तो जिंग कहती है कि फाइनली वो बंदा हमारे सामने यहीं पर बैठा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बिना किसी वेरिफिकेशन या बिना किसी सबूत के आ गई हूँ? तो मास्टर कॉन्ग से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरी हैंडराइटिंग कैसे हो सकती है क्योंकि मैंने कभी टिप ऑफ लिखा ही नहीं। जिंग उनसे कहती है कि तुम्हें इस बात को तो मानना ही पड़ेगा, मैं उस पेपर को अपने साथ लेकर आई हूँ। इसी के साथ वो अपने पास से पेपर निकाल दिया और उसे कहती है ये देखो मैं सबूत अपने साथ लेकर आई हूँ, ये हैंडराइटिंग कॉन्ग की है और कॉन्ग की हैंडराइटिंग जो है सेम टू सेम इस हैंडराइटिंग के जैसी है, यानी कि वो टिप ऑफ जो था वो मास्टर कॉन्ग ने लिखा था। इन पेपर्स के ऊपर दोनों राइटिंग्स है, एक टिप ऑफ का टुकड़ा और साथ में यहाँ पर मास्टर कॉन्ग की राइटिंग है। तो मास्टर गुड होते हैं और उसके साथ साथ प्रिंसिपल लू वो दोनों वहाँ पर दोनों पेपर्स को चेक करते हैं और कहते हैं कि ये राइटिंग्स तो बिल्कुल सेम है। तो मिस जिंग उनसे कहते हैं कि देखा मैंने कहा था ना कि यहाँ पर राइटिंग्स बिल्कुल सेम है, बल्कि मैंने यहाँ पर एक कोरियोग्राफर से इसके बारे में बात की थी और उससे मैं सर्टिफिकेट भी लेकर आई हूँ कि ये दोनों राइटिंग्स बिल्कुल सेम टू सेम है। मास्टर कॉन्ग भी इस राइटिंग को चेक करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ये राइटिंग तो मेरी ही है और बिल्कुल मैं ऐसे ही लिखता हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पेपर के ऊपर मेरी राइटिंग है। प्रिंसिपल लू से कहते हैं कि वाकई में तुम्हारी राइटिंग है। तो मास्टर कॉन्ग कहते हैं कि हाँ जी मेरी राइटिंग है, लेकिन मैंने इसे लिखा नहीं। और इसी के साथ ही मास्टर लू से कहते हैं ये तुम्हें जल्दी से पता चल जाएगा। वो अपने गार्ड से कहता है कि बस जल्दी से यहाँ पर अंदर आ जाओ। और मास्टर कॉन्ग से कहते हैं कि मास्टर कॉन्ग आपको यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा, प्लीज कोऑपरेट करें। और जैनसी आप वहाँ पर अंदर आती है और कहते हैं कि मास्टर कॉन्ग प्लीज हमारे साथ आ जाए, आपको कोऑपरेट करना होगा वरना हमें जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबकि मास्टर कॉन्ग चलाकर उसे कहता है कि जरा रुको एक मिनट रुको, यहाँ पर टिप ऑफ की बात हो रही है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी न किसी टिप ऑफ को यहाँ पर फोर्ज किया होगा। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे किसी बंदे ने जानबूझकर मेरी राइटिंग का एक जला हुआ टुकड़ा वहाँ पर रख दिया हो। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी निगरानी में हुई थी, इसका
मतलब यह कि इन्फॉर्मेशन जो है यानी कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल साफ और क्लियर है। तो मास्टर कॉन्ग से कहते हैं तो फिर यहाँ पर एक संभावना ये भी हो सकती है कि ये सारा का सारा तुम्हारे किया धरा हो सकता है कि तुम यहाँ पर वो अंडरकवर वेसल हो जो कि यहाँ पर टिप ऑफ लीक का तुमने यहाँ पर मेरी राइटिंग कॉपी कर ली हो, क्योंकि ये सारी इन्वेस्टिगेशन तो वैसे भी तुमने खुद की है और इस इन्वेस्टिगेशन में कोई और शामिल नहीं था, तो फिर तुम्हें ये सब कुछ पता है। तो मिस जिंग उसे कहती है कि अब बस भी करो, तुम यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर एक वेसल हूँ, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर सस्पेंड होने को तैयार हूँ और साथ ही यहाँ के साथ जेल में चलने को भी तैयार हूँ ताकि मेरी थॉरली इन्वेस्टिगेशन हो सके, क्योंकि मैं ना तो वेसल हूँ ना ही मैं यहाँ पर अंडरकवर एजेंट हूँ। तो मास्टर कॉन्ग से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर करने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ चलूंगा, इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, मैं भी जेल जाने को तैयार हूँ। फिर साथ ही मास्टर कॉन्ग से कहते हैं मास्टर कॉन्ग से कहते हैं मुझे फिर भी यहाँ पर ये लगता है कि तुम जेल जाने के लिए इतनी आसानी से इसलिए तैयार हो गई हो क्योंकि तुम ही यहाँ पर एक वेसल और तुम यहाँ पर दूसरों की हैंड राइटिंग को कॉपी कर सकती हो। मास्टर गून से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम सभी लोग यहाँ पर एविडेंस को नहीं देख रहे हो, यहाँ पर बिना एविडेंस के बात क्यों कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम सभी को कंक्लूजन के पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो मास्टर गू कहता है कि मैं यहाँ पर सुजेस्ट करता हूँ कि पहले हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में मिलकर इनका साथ देना चाहिए। हम लोग मास्टर लू के सामने हम चारों जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तबकि मास्टर कॉन्ग से कहता है कि मुझे समझ आ रही है कि ये सारी की सारी तुम्हारी ट्रिक है। तो मास्टर गू से कहता है कि अब ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तो मास्टर कॉन्ग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिले हुए हो, तुम और जिंग तुम दोनों ने हाथ मिलाया हुआ है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे जेल भेजने के लिए तैयार हो गए हो। तो मास्टर गू से कहता है कि मास्टर कॉन्ग अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम यहाँ पर मेरे पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो, मेरे खिलाफ क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो मास्टर कॉन्ग उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बुड्ढे घुसट कहीं कि आप यहाँ पर बेवकूफ बनने का नाटक बंद करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सबका ताल्लुक तुम्ही से ही है। मास्टर कॉन्ग उठकर खड़े हो जाते हैं और मास्टर गू की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर एक अंडरकवर वेसल चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूँ, ये बुड्ढा आदमी यही अंडरकवर वेसल है। तो गू भी आगे से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम बस बकवास किए जा रहे हो, लगता है कि तुम्हारे ऊपर सबूत मिल गए, इसी वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम यहाँ पर ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हो। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर सबूत है तो फिर लाओ, तुम भी यहाँ पर मेरे खिलाफ सबूत लेकर आओ। तो मास्टर लू से कहता है कि मास्टर चौक मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर सोच समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि मिस जिंग ने यहाँ पर आपके खिलाफ सबूत दिए हैं और आप मास्टर गू के ऊपर बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते। क्या आपके पास सबूत है। तो मास्टर कॉन्ग कहते हैं कि हाँ मेरे पास सबूत है और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि फेंग मैंग लियो, तुमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या कहा कि वेसल्स जो है वो तुम्हारी वेल को मारना चाहते हैं, क्या ये बात करेक्ट है। तुम्हारा लियो फेंग कहता है हाँ ये बात सच है कि वेसल्स मेरी वेल को मारना चाहते हैं। तो मास्टर कॉन्ग कहते हैं क्या तुम्हें याद है कि यहाँ पर वेल्स को मारने के लिए किलिंग ऑर्डर जारी किया गया था, उस किलिंग ऑर्डर के मुताबिक जितने भी मड फिशेस हैं उन सभी को मार दिया जाए ताकि वो बड़ी होकर वेल न बन सके। क्या ये बात यहाँ पर इस बात के रिलेटेड है। तुम्हारा लियो फेंग कहता है हाँ जाहिर सी बात है ये बात उसके रिलेटेड है कि सारी वेल्स को मार दिया जाए। तो वो कहता है कि तुम सभी को पता है कि वो किल ऑर्डर किसने जारी किया था। तो वो कहता है कि वो किल ऑर्डर जो था वो घूस शाने ने जारी किया था, क्योंकि इसी ने अपने हाथ से उसका प्रपोजल लिखा था। बात सुनते ही वो सभी लोगों को एक झटका लगता है, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर घूस यहाँ पर वेल को मारने के लिए किलिंग ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं। मास्टर कॉन्ग से कहते हैं क्या तुम्हें याद है कि एक साल पहले मैं तुमसे मिलने के लिए गया था ताकि मैं अपनी काउंटी में कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहता था कि वहाँ पर अपने लिए कैसे मैं वहाँ पर सब कुछ ठीक करूँ। मैं वहाँ पर आया था तब वहाँ पर मुझे एक ड्राफ्ट पेपर मिला था जो कि वेस्ट था, लेकिन उसको ओपन करके देखा तो उसके ऊपर मड फिशेस को मारने के बारे में किल ऑर्डर लिखा हुआ था। तो मास्टर गू से कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ मुझे याद है कि तुम एक साल पहले मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो वहाँ पर मेरी राइटिंग में ड्राफ्ट कैसे देख सकते हो। अगर यहाँ पर मैंने कोई ड्राफ्ट लिखा भी होगा तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, फिर मैं ऐसे उसे यहाँ पर वेस्ट के तौर पर बाहर कैसे फेंक सकता हूँ। तुम्हें यहाँ पर कोई स्टोरी बनानी है तो कोई ऐसी स्टोरी बनाओ जिसके ऊपर कोई यकीन भी करे, ये स्टोरी तो बिल्कुल फेक लग रही है। तो मास्टर कॉन्ग से कहते हैं बुड्ढे खुसट कहीं क्या बस भी करो, तुमने यहाँ पर वो किल ऑर्डर जो था वो जारी किया था, तुमने जो किल ऑर्डर वहाँ पर अपने हाथ से लेकर भेजा था वो अभी तक जला भी नहीं है, यानी कि उस ऑफिस में तो अभी तक आग नहीं लगी। अगर हम लोग जाकर उसकी राइटिंग को तुम्हारी राइटिंग से मैच करते हैं तो फिर तो यहाँ पर तुम इस बात को मानोगे ना वो किल ऑर्डर तुमने लिखा था। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 129 का एंड करेंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी वहीं की वहीं फंसी हुई है। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि इनमें से कौन यहाँ पर अंडरकवर एजेंट है या फिर वेसल है। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन फिर से वहीं पर फंस गई है, जहाँ पर मास्टर कॉन्ग जो है मास्टर घू के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे घर के ऊपर एक ड्राफ्ट पेपर देखा था जिसके ऊपर किलिंग ऑर्डर लिखा हुआ था वेल को मारने के बारे में। तो मुझसे कहता है कि ये झूठ है, जबकि मास्टर कॉन्ग से कहता है कि वो राइटिंग अभी भी यहाँ पर मौजूद है, अगर हम लोग ऑफिस से उस राइटिंग को मंगवा लेते हैं उसको चेक करते हैं तो वो राइटिंग तुम्हारी ही निकलेगी। तो मास्टर घू से कहता है ठीक है उसको इन्वेस्टिगेट करवा लो, जबकि मैं लियो फेंग सोच रहा था कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। मास्टर घू को देखा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो यहाँ पर एक वेसल के अंडरकवर एजेंट हो सकते हैं, क्योंकि मास्टर घू हमेशा यहाँ पर मुझे सपोर्ट करते हैं और वो वेल को मारना भी नहीं चाहते। थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बात कही थी कि वो वेल को जिंदा रखना चाहते हैं, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ पर उस पेपर को क्यों मंगवा रहे हैं, कहीं ऐसा सुनिए कि ये टाइम बाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पेपर के यहाँ पर आने तक ये निकल जाएंगे। तो मास्टर लू कहते हैं तो फिर ठीक है मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर शांत होना पड़ेगा, सभी लोग फाइट करना बंद करो, हम लोग जाकर उस पेपर को मंगवाते हैं ताकि उसको यहाँ पर मैच करते देखा जा सके। इसके साथ एक सोल्जर भागता वहाँ पर आता कहता है कि मिस जैंजिया हमने इन्वेस्टर्स को इंटेरोगेट किया, उनके पास इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके रिजल्ट्स मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो वो उन रिजल्ट्स को चेक करती है, साथ चला कर कहती है प्रिंसिपल लू ड्रैगन हमारे पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वेसल जिनको हमने पकड़ा था उन्होंने बताया कि वो
कभी भी यहाँ पर एक मॉन्स्टर के साथ एक बीस्ट के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकते। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स के बाद सब कुछ चेंज होने वाला है। तो मास्टर लू से कहता है कि जो तो वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि एक वेसल जो है वो किसी मॉन्स्टर के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकता और साथ ही उसे समन नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मिस जिंग कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर ये बात में पता चल गया तो मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। हम लोग बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर अंडरकवर वेसल को पकड़ सकते हैं। मास्टर यांग उनसे कहता है कि यहाँ पर सभी लोगों के पास स्पिरिट मॉन्स्टर्स हैं। तो सभी लोग यहाँ पर स्पिरिट मॉन्स्टर्स को पहले भी देख चुके हैं क्योंकि हम सभी अलायंस के लीडर्स और सभी लोगों के पास स्पिरिट मॉन्स्टर्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने चाहिए। जबकि ड्रैगन कहता है नहीं अभी नहीं, हमारी अलायंस के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, यानी बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो कि ऑफिस के अंदर काम करते हैं, जहाँ पे कोई ऐसा काम करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का ही है। उनको यहाँ पर अपने लिए एक बीस्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही कभी उनका यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है कि उनके पास कोई बीस्ट है भी या नहीं, ना ही उनको कभी चेक किया जाता है। हो सकता है कि वो यहाँ पर किसी दूसरे के स्पिरिट मॉन्स्टर्स को दिखाकर अपने दोस्तों को ये साबित कर दे कि उनके पास अपना स्पिरिट मॉन्स्टर है। तो मास्टर गूस की बात सुनने के बाद क्या है, तो इसका मतलब यह है कि कॉन्ग के पास जो स्पिरिट मॉन्स्टर है वो फेक है, क्योंकि इसका स्पिरिट मॉन्स्टर इतने सालों से अभी तक फॉर्मेशन स्टेज में क्यों है, जबकि हम सभी लोगों के जो स्पिरिट मॉन्स्टर्स हैं वो इंटेग्रेशन स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो कॉन्ग चिल्लाकर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मेरे पास अपने मॉन्स्टर को ट्रेन करने के लिए वक्त नहीं होता, इसी वजह से वो फॉर्मेशन स्टेज में है। ड्रैगन उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर वेसल्स को अपनी कमजोरी नहीं दिखानी बल्कि हमें इसका फायदा उठाना है। हम लोग यहाँ पर इस बात के ऊपर कंप्लीटली भरोसा नहीं कर सकते जिनके पास स्पिरिट मॉन्स्टर है वो वेसल्स के अंडरकवर एजेंट नहीं हो सकते, बल्कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे लोग जिनके पास जो अपने अपने स्पिरिट मॉन्स्टर्स है लेकिन फिर भी वेसल्स के लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर रिश्वत दी गई, उन्हें बहुत सारा पैसा दिया गया जिसके लिए वो यहाँ पर उनके लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन के बाद सब कुछ चेंज होने वाला है। हम लोग यहाँ पर किसी को सिर्फ वेसल नहीं कह सकते बल्कि उसे अंडरकवर एजेंट कहना ठीक रहेगा। तो वेसल्स को हमने देखा है, वेसल यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि एक वेसल यहाँ पर अपनी पैदा की हुई फ्लेम को यूज करके बता सकता है कि उसका मॉन्स्टर का नाम फ्लेमी है, यानी कि वो यहाँ पर में मॉन्स्टर दिखा सकता है लेकिन असल में वो मॉन्स्टर नहीं होगा बल्कि उसकी अपनी फ्लेम की एबिलिटी होगी। ड्रैगन उनसे कहता है तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को यही कहूंगा, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर थर्ड लीग के लिए इंटरव्यू लेते हैं वहाँ पर मॉन्स्टर्स को समन करके उनको चेक किया जाता है, इसी तरह से हम लोग कुछ एल्डर्स जो है वो सामने बैठेंगे और जितने भी अलायंस के मेंबर्स हैं, जितने भी ऑफिशियल वर्कर्स हैं, जितने ऑफिस में काम करने वाले हैं, उन सभी लोगों के मॉन्स्टर्स को बुलवाकर उनसे इस बात की जांच करवाएंगे और जिन लोगों के पास मॉन्स्टर्स नहीं होंगे उन्हें मॉन्स्टर्स के साथ बॉन्डिंग बनाने का कहेंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि कौन यहाँ पर वेसल है और कौन वेसल नहीं है। तो प्रिंसिपल लून से कहता है कि मुझे यहाँ पर ड्रैगन की बात काफी ज्यादा पसंद आई, मुझे लगता है कि हम लोग ये कर सकते हैं। तो मास्टर कॉन्ग जो होते हैं यहाँ पर फिर से मास्टर गू के खिलाफ बात करते हुए कहता है कि मैंने इतने अरसे से मास्टर गू के मॉन्स्टर को नहीं देखा, मुझे नहीं लगता कि इसके पास अभी इसका स्पिरिट मॉन्स्टर है भी, क्योंकि मुझे लगता है कभी इसने हमें फेक मॉन्स्टर दिखाया होगा। मास्टर गू चिल्लाकर से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरा ब्लू विंडी मोल जो है वो एक बहुत ही स्पेशल मॉन्स्टर है और तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पर तुम्हारे जो मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाएगा। मेरा मॉन्स्टर इंटेग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर है, अगर मैं उसे भी यहाँ पर बाहर निकालूंगा तो वो तुम्हारे पिद्दी से मॉन्स्टर को खा जाएगा। तो कॉन्ग से कहता है कि मास्टर गू तुम यहाँ पर अपनी इनोसेंस को साबित करो, ना कि मुझसे फाइट करो। जब किसी के साथ ही जिंग उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ, हम सभी लोगों के पास यहाँ पर अपने अपने स्पिरिट मॉन्स्टर्स हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपने आप से शुरुआत करें, क्यों ना हम सभी लोग यहाँ पर अपने अपने मॉन्स्टर्स को निकाल कर दिखाएं, जिससे बात साबित हो जाएगी हमें से कोई भी यहाँ पर अंडरकवर एजेंट नहीं हो सकता। तो मास्टर कॉन्ग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर किस बात से डरूंगा, मैं भी यहाँ पर अपना मॉन्स्टर निकाल कर तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो मास्टर गू से कहते हैं तो फिर ठीक है, चलो छत के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर चलकर हम चारों अपने अपने मॉन्स्टर्स को निकाल कर दिखाते हैं, उसके बाद साबित हो जाएगा कौन यहाँ पर अंडरकवर एजेंट और कौन वेसल है, किसके पास उसका स्पिरिट मॉन्स्टर नहीं है। मास्टर लून लोगों से कहते हैं तो फिर ठीक है, चलो सभी लोग छत के ऊपर अरीना के चलते हैं, लेकिन इसी के साथ ही मास्टर जैंग कहते हैं कि सभी लोग रुक जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास मेरा स्पिरिट मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर लेवल अप करने के चक्कर में मेरा मॉन्स्टर शॉक में चला गया और 7 दिन के बाद यहाँ पर दोबारा समन बैक किया जा सकता है। तुम्हारा ल्यू फेंग इसकी बात सुनने के बाद फिर से वहीं पर स्टक हो जाता है, कहता है कि अभी भी यहाँ पर एक लीड मिली थी कि इन चारों में से अगर जो भी यहाँ पर अपने मॉन्स्टर को रिलीज नहीं कर पाएगा वो वेसल होगा, लेकिन मास्टर जैंग फिर से कह रहा है कि उनके पास स्पिरिट मॉन्स्टर है लेकिन वो शॉक में है। मास्टर गू से कहता है कि मास्टर जैंग शुरुआत में तुमने यहाँ पर वोट दिया था कि मैं वेल को मार देना चाहिए अपनी अलायंस की रेपुटेशन के लिए, और अब यहाँ पर तुम्हारे पास स्पिरिट मॉन्स्टर भी नहीं है, कहीं ऐसा सुनिए कि तुम ही एक मोल हो। मास्टर जैंग उसे कहते हैं मास्टर गू मेरे ऊपर इल्जाम लगाना बंद करो, मैं सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए अपने मॉन्स्टर को समन नहीं कर सकता, तुम सभी लोगों ने मेरे मॉन्स्टर को देखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि तुमने पहले कभी मेरे मॉन्स्टर को देखा नहीं। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर लेवल अप करने के चक्कर में उसे शॉक में बेच चुका हूँ क्योंकि मेरे पास इंग्रेडिएंट्स ठीक नहीं थे। लगता है कि किसी ने जानबूझकर यहाँ पर ये बात किया है कि हमें अपने स्पिरिट मॉन्स्टर्स को रिलीज करना चाहिए। तो मिस जिंग उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मेरा नाम ले रहे हो कि मैंने जानबूझकर इस बात को तुम्हारे सामने रखा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग जीडियान की वजह से आई हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसके रिजल्ट देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि इसके पास मॉन्स्टर है या नहीं, तुम लोग यहाँ पर मॉन्स्टर्स को रिलीज कर पाते हो या नहीं ये तुम्हारा अपना मसला है। जबकि मास्टर कॉन्ग चलाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें जल्दी यहाँ पर पता चल जाएगा कि मेरे पास अपना स्पिरिट मॉन्स्टर है और उसके बाद तुम सभी लोग अपना मुंह बंद कर लेना। कि मास्टर लून लोगों से कहते हैं कि सभी लोग शांत हो जाओ और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि सभी लोग हमारे साथ चुपचाप चलो, हम सभी को तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए लेकर चलना पड़ेगा, सभी लोग आ जाओ, हम लोग वहीं पर चलकर देखते हैं। वो सभी लोग जो होते हैं मास्टर लून सभी एल्डर्स को अपने साथ लेकर वहाँ पर से चले जाते हैं, वो रूफटॉप के ऊपर जाने वाले ताकि उनके स्पिरिट मॉन्स्टर्स को देख सके, जबकि मां ल्यू फेंग बेचारा वहाँ पर अकेला रह जाता है। मां ल्यू फेंग वहाँ पर अकेले सोच रहा था कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर काफी आसान हो जाएगा जब यहाँ पर चारों लोगों को एक साथ बिठाया जाएगा, लेकिन सब कुछ तो वहाँ पर एक पूरी तरह से गुत्थम गुत्था हो चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पर मुझे कौन सा क्लू मिले और कहाँ से मिले। जब एल्डर्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर से ले जाया जाता है तो मां ल्यू फेंग जो होता है वापस उसे जेल में लाकर डाल देते हैं और मां ल्यू फेंग वहाँ पर बैठा होता है। जेंजिया उसके पास आती है और उसे कहती
कहता है कि रिजल्ट आ चुके हैं। जैसा कि मास्टर जैंग ने कहा था कि उसका मॉन्स्टर 7 दिन के लिए शॉक में चला गया है। 7 दिन तक हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उसके मॉन्स्टर को फिलहाल के लिए बुलाया नहीं जा सकता। बाकी के तीनों ने वहां पर अपने मॉन्स्टर्स को समन किया और बाकी के तीनों जो है वो वेसल्स नहीं है। ये बात तो क्लियर हो चुकी है। ऊपर से मास्टर जैंग के बीच को हम लोगों ने काफी बार देखा हुआ है। इसका मतलब है कि वो भी यहाँ पर एक वेसल नहीं हो सकते। ट्यूफैंग कहता है इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी वेसल नहीं है। फिर हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे लेकर जाएंगे? तो जैंजिया से कहते हैं कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि बाकी के जितने भी स्टाफ हैं उनमें से कोई वेसल हो सकता है जिसको हम लोग यहाँ पर स्क्रीन करने वाले हैं। उन सभी की स्क्रीनिंग के बाद ये पता चल ही जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है किसी हाई रैंक के ऑफिशियल को यहाँ पर रिश्वत दी गई है। वेसल ने यहाँ पर बहुत सारा पैसा या फिर बहुत सारी चीजें या फिर बहुत सारी किसी ट्रिक को यूज किया होगा ताकि वो उससे साथ ले सके, उसके पास ये सब कुछ करवा सके। ल्यूफेंग से कहता है कि यहाँ पर जो 4 काउंटी एग्जीक्यूटिव्स हैं उन सभी के पास यहाँ पर शक है। मुझे लगता है कि उन चारों में से कोई एक ही यहाँ पर हो सकता है कि जिसने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। या तो उसने रिश्वत लिया है या फिर उसे यहाँ पर वेसल्स कंट्रोल कर रहे हैं। ल्यूफेंग कहता है कि यहाँ पर उस राइटिंग का क्या हुआ, उस किल ऑर्डर के ऊपर क्या मास्टर गू की राइटिंग है? तो जैंजिया से कहते हैं कि ड्रैगन उसके ऊपर काम कर रहा है। हम लोग जल्दी उस पेपर को हासिल कर लेंगे और उसके बाद हम लोग उस राइटिंग को मैच करके भी देख लेंगे क्या वो मास्टर गू की है या नहीं। तो ल्यूफेंग से कहता है कि मैं आज दिन की इन्वेस्टिगेशन में वहां पर जा सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं, मुझे यहाँ पर कुछ समझ आ रही है, लेकिन उन सभी को समाप्त करने में मुझे टाइम लगेगा। मुझे आज की इन्वेस्टिगेशन में भी हिस्सा लेना है। तो जैंजिया से कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं जाकर प्रिंसिपल लूके से इस बारे में बात करूंगी। तो गाइस यहाँ पर हमारी एपिसोड 130 का एंड करेंगे। तो क्या नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर हमारा मोल मिल जाएगा, यानी कि वो जो स्पाई है यानी कि जो अंडरकवर एजेंट है, क्या वो हमें मिल जाएगा या नहीं? लोग भी कमेंट करके बता सकते हो कि इन चारों में से कौन यहाँ पर अंडरकवर एजेंट है, मास्टर कॉन्ग, मास्टर जैंग, मास्टर जिन या फिर मास्टर गू।